सड़क को चौड़ा करेंगे तो 700 पेड़ों की बलि दी जाएगी। ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ समस्याएं लेकर के आने वाला मॉडल है। खास करके अगर हम इस कॉरिडोर की बात करें जो कि माड़ी डिकरा कॉरिडोर की बात है, इसकी थोड़ी सी आप अगर अहमियत बता सके हमारे दर्शकों को। तो असल में ये एक वैली है, एक जिसको हम दून वैली कहते हैं, और इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर जंगल स्वस्थ रहेंगे तो पहाड़ अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। हमारे पहाड़ अब किस हद तक इस भीड़ को झेल सकते हैं? द दून वैली इज नॉट अ करोल बाग, ये नोएडा नहीं है, ये मुजफ्फरनगर नहीं है। जिस राज्य में 13 के 13 जिले लैंडस्लाइड का डेंजर झेल रहे हो, जिस राज्य में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं होती हो, और जिस राज्य में वाटर प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। शिमला के लोगों ने विद्रोह किया था जब पानी की बड़ी भारी किल्लत हुई थी, और कहा था टूरिस्ट गो बैक। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब एक सिर के बदले अगर एक रूख बच जाए, एक दरखत बच जाए, एक पेड़ बच जाए तो भी सौदा सस्ता है। मतलब सोचिए सर, ये कितनी रेडिकुलस बात है कि आप सरकार के लिए हम रास्तों को छोटा कर रहे हैं और भीड़ बढ़ी जा रही है, ट्रैफिक लंबा हो जा रहा है। लेकिन कल अगर आपके घर में 2 या 3 बेडरूम के मकान में अगर 10-12 लोगों की जगह अगर वहां पर 30 लोग आ जाएंगे तो आपके घर की क्या हालात हो। तो व्हाई आर यू बीइंग सो स्टूपिड एंड सो फूलिश, ये सवाल असल में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए। इन झूठे जो है क्लेम्स को यकीन ना करें कि ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कॉम्पनसेट करेगा जो पर्यावरण के लिए लॉसेस हो रहे हैं। बेयरली 33% ऑफ प्लांटेशंस इन उत्तराखंड हैव सर्वाइव्ड। तो इस संदर्भ से भी हमें देखना होगा कि जब लोग आकर कह रहे हैं हम पेड़ काट रहे हैं लेकिन हम दूसरी जगह फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो दावे खोखली नजर आ रही हैं। नमस्कार, आदाब, आपके साथ में स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। अगर आप भारत के किसी गर्म राज्य में रहते हैं जहां तापमान 45 डिग्री के पार 50 डिग्री छू रहा हो, इस वक्त मिड जून है, आपकी सारी बातचीत में जो केंद्रीय बिंदु है वो यही होगा कि हाय मौसम की मार, गर्मी से परेशान हैं लोग। और अगर उस बीच बारिश हो जाए, जैसे आज दिल्ली एनसीआर में बड़ी जो है अच्छी सी प्यारी सी हवा चल रही है, मौसम खुशनुमा महसूस हो रहा है, तो हमें लगता है वाह मौसम पलट गया है। कुछ पकौड़े खाते हैं, अच्छे गाने सुनते हैं, रील बनाते हैं, और दिल्ली एनसीआर के लोग जो है ज़्यादातर अपनी गाड़ियों को लेकर गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर निकल जाना चाहते हैं। कोई हिमाचल जा रहा होता है, कोई उत्तराखंड जा रहा होता है। लेकिन अगर ये पहाड़ बार बार काटे जा रहे हों ताकि आपके लिए सड़क बनाई जाए इन पहाड़ों तक पहुंचने के लिए, पहाड़ों में पहुंचकर आखिरकार आप क्या देखेंगे? जिस गर्मी से, जिस तापमान से बचने के लिए आप पहाड़ों की ओर कूच कर रहे हैं, अगर उनके पेड़ों को काट दिया जाए, अगर वो हरियाली ही खत्म हो जाए, तो क्या पहाड़ों में जाकर आपको कोई राहत मिलने वाली है? कतई नहीं। और पर्यावरण के संदर्भ से अगर हम देखें तो ऐसे इतने राज्य हैं भारत में इस वक्त जिनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। वैसे भी इंडिया में आपको याद दिला दे कि अगर आप उस सूची को देखें जिसमें दुनिया के सबसे गर्म शहर शामिल हैं, तो उनकी जो टॉप सिटीज़ हैं, मैक्सिमम सिटीज़ हैं, वो आपको भारत में ही मिलेंगी। लेकिन जो ह्यूमन ग्रीड है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, टूरिज्म प्रोजेक्ट के नाम पर कुछ भी किए जा रहे हैं, खास करके जो हमारे फ्रेजाइल राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। और उत्तराखंड के राजधानी यानी कि देहरादून में इन दिनों लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि खास करके जो किमारी से मसूरी जाने वाला एक 4 लेनिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, उसके लिए 700 पेड़ों पर लेबल चिपकाए गए हैं, क्योंकि इन पेड़ों को काटा जाना है ताकि सड़कें चौड़ी हो सके, आपकी 5th गियर में गाड़ियां एकदम सरपट दौड़ सके, फुल ब्लास्ट म्यूजिक करके आप जा सके। तो क्या स्थानीय लोगों की जिंदगी तो है बदहाल हो ही रही है, लेकिन हम पर्यावरण के साथ पूरी तरीके से मजाक कर रहे हैं। इसलिए आम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, सेफ ट्रीज, से नो टू डिफॉरेस्टेशन के स्लोगन्स लगाते हुए, पोस्टर्स हाथों में लिए हुए, शांतिपूर्ण तरीके से जो स्थानीय निवासी हैं वो कह रहे हैं कि इन पेड़ों को बचाएं। 700 पेड़, मतलब मेरे पीछे ये जो खूबसूरत गुलमोहर का पेड़ है, इसको देखती हूँ तो खुश हो जाती हूँ मैं, और इसके लिए आभार है कि इतना छांव मिलता है। आप सोचिए इस तरह से 700 पेड़ अगर काट दिए जाए, क्या मजाक चल रहा है ये? हम पर्यटकों को प्राथमिकता दे रहे हैं, ना कि हमारे पर्यावरण को। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं।
तो ये हम लोग को पता चला कि एक ग्रीन प्रोजेक्ट हो रहा है यहाँ 4 लेनिंग के लिए। तो जब सड़क को चौड़ा करेंगे तो 700 पेड़ों की बलि दी जाएगी और साथ में ये एक हमारी धरोहर है वैदिक घराट, वो भी इस 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट में उसकी भी बलि चढ़ेगी। तो धरोहर भी हम त्याग रहे हैं और इस क्लाइमेट चेंज के समय में हम लोग पेड़ों की बलि दे रहे हैं और उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। जो पेड़ों के लिए बोले उसे एंटी डेवलपमेंट कहते हैं। एक बैलेंस होना है, तो उस बैलेंस के लिए और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कि आप कीजिए डेवलपमेंट, पर पेड़ों की आहुति और हमारी धरोहर की आहुति देकर ना करें। तो अपनी आवाज, जनता की आवाज और जो सही है हमारे इस हरे भरे छोटे से शहर देहरादून के लिए, उस बात को हम सरकार तक पहुंचाने के लिए ये हमने आज प्रोटेस्ट की पर्यावरण बचाओ आंदोलन के अंतर्गत, और इसका नाम था किमाड़ी डाकरा इन डेंजर, क्योंकि ये डाकरा क्षेत्र है और ये सड़क ये जो सड़क है वो मसूरी जाएगी। तो हमारा एक और सवाल है कि मसूरी एक बहुत छोटा पहाड़ी क्षेत्र है, एक बहुत छोटी सी पहाड़ी शहर है और देहरादून से पहले तो दिल्ली से एक एक्सप्रेसवे है जो सबको फटाफट यहाँ ला रहा है, जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। अब 4, 5, 6 हर सड़क जो है, हर तरफ से हम धावा बोल रहे हैं मसूरी पर। मसूरी की क्षमता कितनी है कि कितने लोग उसमें समा सकते हैं, ना पार्किंग की फैसिलिटी है और शहर धंस रहा है बाकी पहाड़ी क्षेत्रों के शहरों की तरह। तो ये सब सोचे बिना कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है, एक कोर्ट का ऑर्डर भी है कि मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी पर स्टडी की जाए, तभी हम सब लोगों को वहां भेजें। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम एक विरोध कर रहे हैं कि एक तो आप ये हर रोड को मसूरी पहुंचाना बंद करें। वैसे उत्तराखंड में ये दिक्कत सिर्फ किसी एक पॉकेट की नहीं है, एक ट्रांच ऑफ ट्रीज की नहीं है, ये दिक्कत दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है। न जाने सरकार की नीति क्या है कि डेवलपमेंट के नाम पर आप कहीं पे भी एक्स चलाते रहें और पेड़ों का कटाव करते रहें। हमारे जो जर्नलिस्ट कॉलीग हैं, खास करके पर्यावरण पर बहुत लंबे समय से लगातार वो फोकस करते रहे हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, हृदेश जोशी, उनकी बातों को भी सुनो। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां प्राकृतिक आपदाएं बड़ी संख्या में हो रही हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं में न केवल भूस्खलन हो रहा है बल्कि जंगल की आग की घटनाएं भी हो रही हैं और इन दोनों का ही रिश्ता कहीं न कहीं जंगलों को स्वस्थ रखने से है। अगर जंगल स्वस्थ रहेंगे तो पहाड़ अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और भूस्खलन की घटनाएं हम उम्मीद कर सकते हैं कम होंगे। अगर जंगल स्वस्थ होंगे तो जंगलों में आग की घटनाएं कम होंगी, क्योंकि जंगलों का क्षरण हो रहा है और जंगल सूख रहे हैं, इसलिए वहां आग की घटनाएं किसी भी गलती से बढ़ रही हैं। लेकिन मैं इससे बड़ी बात आपको बताऊंगा, जो कुछ साल पहले जो वर्ल्ड एटलस लैंडस्लाइड एटलस की रिपोर्ट आई थी और उसका लिंक आसानी से गूगल कर ढूंढा जा सकता है, उस लैंडस्लाइड एटलस में इंडिया के परिप्रेक्ष्य में वो थी, उसमें देश के 100 जिले सबसे ज्यादा जहां पर भूस्खलन का खतरा है उनकी लिस्टिंग की गई थी और उत्तराखंड के 13 जिले उस लिस्ट में है। इससे कितना जो है खतरा है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से का, उसको हम आंक सकते हैं। जिस राज्य में 13 जिले लैंडस्लाइड का डेंजर झेल रहे हो, जिस राज्य में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं होती हो और जिस राज्य में वाटर प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, भले ही वो नदियों का राज्य है लेकिन वहां पानी की समस्या भी बढ़ रही है और हम सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर और 24/7 जो एक टूरिज्म है उसको इनवाइट करने के लिए एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमको सस्टेनेबल टूरिज्म चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए और हमको सस्टेनेबल तरीके से स्टेप उठाते हुए राज्य का विकास करना है। ये बात लोगों को जो प्रशासन में है उनको समझना पड़ेगा। और ये इलाका जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके लिए पहले से ही वहां पर कई सवाल उठाए जा चुके हैं। जो पीपल्स बॉडीज हैं वो
विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और साथ में एक बड़ा सवाल वहां पर यह है कि देहरादून का इलाका, हरिद्वार का इलाका, ये जो मैदानी जिले हैं जिनमें कुछ मैदानी और कुछ पहाड़ी इलाका है, ये ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि न केवल जंगल जरूरी हैं, पेड़ जरूरी हैं आप आपदाओं से बचने के लिए, बल्कि वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके लिए एक हेल्दी इकोसिस्टम, इको सर्विसेज और कैचमेंट भी तैयार करते हैं नदियों का। मेरा ये एक ऐसा मसला है जिस पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम क्या उत्तराखंड को एक टापू में बदल देना चाह रहे हैं कि अगली बारिश आए और सारे पहाड़ बह जाए, या हम उत्तराखंड की पहाड़ियों को एक बेकिंग ओवन में तब्दील कर देना चाह रहे हैं जहां लोग गर्मी से राहत के लिए पहुंचे और जाकर देखे भाई पेड़ नहीं है, यहां पे भी उतनी ही गर्मी है, प्लेनलैंड्स जैसा मौसम हो गया है। इस पूरे मसले और विवाद पर मैंने बात की जाने माने पर्यावरणविद अनूप नौटियाल से, देहरादून से मेरे साथ जुड़े। उनकी इस बातचीत को आप सुनिए, और विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, हर किसी को हमारे प्लैनेट के बारे में सोचने की जरूरत है। इसलिए अनूप नौटियाल की इन बातों को बहुत ध्यान से, गौर से सुनिए, और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता हैं, जिनको आप टैग कर सके, जिन तक आप अपनी बातों को पहुंचा सके, उनको कहिए कि अगर इंसानों के लिए ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो पहले हमारे पेड़ पौधों, जंगलों को आप बचाइए। सुन लीजिए इस बातचीत को, और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अनुज जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। अगर आप ये बता सकें कि ये जो 700 पेड़ों को एक तरीके से नोटिफाई करने की प्रोसेस में उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि इनको कट ऑफ करना है, वजह क्या बताई जा रही है स्थानीय प्रशासन की तरफ से? उत्तराखंड में एक ही वजह बताई जाती है कि और पर्यटक आ रहे हैं, तो पर्यटकों के आने के लिए सड़क को चौड़ी करना है, और चूंकि सड़क को चौड़ी करना है तो सबसे आसान समाधान जो है वो पेड़ों का कटान है। और या सो दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन कि भाई पर्यटक आ रहे हैं, मसूरी जाना है, तो जैसा मैंने कहा, मैं अपनी बात को ही दोहराना चाहूँगा फिर से कि भाई सड़क चौड़ी चाहिए। अब चौड़ी सड़क चाहिए तो क्या करें भाई, पेड़ों को काट दीजिए। सर, लेकिन ये खास करके अगर हम इस कॉरिडोर की बात करें, जो कि माड़ी डिकरा कॉरिडोर की बात है, इसकी थोड़ी सी आप अगर अहमियत बता सके हमारे दर्शकों। मसूरी जाने के लिए आप अगर देश दुनिया के किसी भी हिस्से से आएंगे, सामान्य तौर पर कोई भी पर्यटक या कोई भी व्यक्ति देहरादून से मसूरी जाता है। वैसे मसूरी जाने के और रास्ते भी हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं यही मुख्य मार्ग है। अब स्वाभाविक है कि देहरादून से मसूरी जो 30-35 किलोमीटर का रास्ता है, उसको जाने के लिए कुछ अलग अलग सड़कें जाती हैं। तो एक तो बात हो गई सड़कों का जाल, तो जो जिस 700 पेड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, उस सड़क का जो आपके जो ऑडियंस देहरादून मसूरी के हर रूट से ऐसे वाकिफ़ नहीं है, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि किमाड़ी एक स्थान पड़ता है बीच रास्ते में, और किमाड़ी से भी एक सड़क जाती है। तो ये जो 700 पेड़ हैं, ये 700 पेड़ उस किमाड़ी वाली सड़क के लिए काटे जा रहे हैं। और जो मेन रोड है, एक वर्तमान में एक मेन रोड है, उसको आप राजपुर रोड बोल लीजिए, या जो देहरादून और मसूरी का जो परंपरागत रूट है उससे बोल लीजिए, वो अपनी जगह है। उसके अलावा इस दूसरी सड़क के लिए जो है, या तीसरी सड़क के लिए, इसको जो भी आप नंबर दें, उसके लिए 700 पेड़ों को काटा जाना है। तो और इसके अलावा कई अन्य सड़कें हैं जो मसूरी की तरफ ले जाई जा रही हैं। इसके अलावा एक रोपवे का भी निर्माण जो है वो भी, कि देहरादून से रोपवे में लोग बैठ करके मसूरी जाएंगे, वो भी है। इसके अलावा कई और परियोजनाएं हैं। ऑफ कोर्स देश का बच्चा जानता है कि भी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर खुला है, और उस इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी जो मुख्य ध्येय है वो और पर्यटकों को यहाँ लाने का है। तो ये तो हुई कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसके दुष्परिणाम क्या हैं? मुझे लगता है कि आपका अगला सवाल वही होगा कि इसे कैसे देखा जाना चाहिए, लेकिन मैं पहले आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। नहीं सर, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बड़ा सवाल यही होता है कि जब हम इस तरह के फ्रैजाइल इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, उत्तराखंड में ऑलरेडी पहले इतनी त्रासदियां हम देख चुके हैं, और ऊपर से आजकल फॉरेस्ट वाइल्ड फायर्स भी इतनी कॉमन हो गई हैं। यहाँ पर एक बात होती है कि ठीक है, आप विकास करना चाह रहे हैं, आप पर्यटकों को बुलाना चाह रहे हैं। यहाँ भारत में जिस तरह की पर्यटकों की भीड़ है,
हमारे पहाड़ अब किस हद तक इस भीड़ को झेल सकते हैं, और खास करके जब ऐसी डिफॉरेस्टेशन हो रही हो, क्या ये मॉडल आपको दूसरे राज्यों में भी नजर आता है, या फिर ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में? ये मॉडल जिसे कहते हैं कि रोड टू नोवेयर है। ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ समस्याएं लेकर के आने वाला मॉडल है। ये मॉडल पूर्णतः परिपक्व नहीं है। ये एक गलत मॉडल है और मैं इस मॉडल की भर्त्सना भी करता हूँ। अब आप उसको भर्त्सना बोल लीजिए, यही कहेंगे कि भाई ये मॉडल जो है कम से कम मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका बड़ा सरल कारण है। आप अगर सपोज उदाहरण तौर पर अगर आप दिल्ली, बेंगलोर या कहीं भी आप रहती हैं, सामान्य व्यक्ति जो है एक मध्यम वर्गीय, वो 2 या 3 बेडरूम के मकान में रह रहा है। हो सकता है आपके घर में 4 बेडरूम हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आज आपके घर की ही अगर हम बात करें, तो अगर आज आपके घर की ही मैक्सिमम जो क्षमता होगी, कितने लोग आपके घर में आकर के ठहर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर एक रात को अगर आपके घर में 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, आप ज़मीन पर भी लोगों को सुला लीजिए, तो भी 10-12 ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके घर में नहीं ठहर सकते हैं। लेकिन कल अगर आपके घर में 2 या 3 बेडरूम के मकान में अगर 10-12 लोगों की जगह अगर वहाँ पर 30 लोग आ जाएंगे, तो आपके घर की क्या हालात होगी? कुछ इसी तर्ज पर हम इस कैरिंग कैपेसिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसे बड़े सरल तरीके के साथ में समझ सकते हैं, जिसकी चर्चा पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड राज्य में भी हुई है। और आपके दर्शकों को, क्योंकि सभी को आजकल हर कोई जागरूक है, सभी को सारी बातें पता होती हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में विशेष तौर पर अगर हम यूरोप की बात करें, तो यूरोप में ओवर टूरिज्म को लेकर के एक बहुत बड़ी जन चेतना भी आई है। और जो लोकल लोग हैं वो बड़ा नाराज़ हुए हैं। वो कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ, हमारे को इतने सारे पर्यटक नहीं चाहिए, चाहे वो वेनिस है या जापान की सिटीज़ है, यूरोप की और सिटीज़ हैं। और यदा-कदा हमने अपने देश में भी ऐसे मूवमेंट्स देखे हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व शिमला के लोगों ने विद्रोह किया था जब पानी की बड़ी भारी किल्लत हुई थी, और कहा था टूरिस्ट गो बैक। तो आज स्मिता ये हाल हो गया है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ज़माने में दिल्ली, ये देहरादून से मसूरी जाने का जो नॉर्मल समय होता था, वो 1 घंटा या सवा घंटा लगता था। अब जो न्यू नॉर्मल हो गया है, मेरे हिसाब से वो 3 घंटे और साढ़े 3 घंटे हो गया है। मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। आज से चंद रोज पहले 9 जून, जो कि एक ट्यूसडे था, हम सुबह 8 बजे अपने घर से निकले, और उसके बावजूद भी हमें लगभग 3 घंटे, पौने 3 घंटे हमारे को मसूरी पहुंचने में लगे हैं। मतलब सोचिए सर, ये कितनी रेडिकुलस बात है कि आप सरकार के लिए हम रास्तों को छोटा कर रहे हैं और भीड़ बढ़ी जा रही है, ट्रैफिक लंबा हुए जा रहा है। दिस इज व्हाई इट इज फूलिश, यू नो, बिकॉज अब देखिए हमारे नेता भी क्या करेंगे, वो बेचारे, वो तो बिल्कुल क्या है, मतलब उनकी ना कोई जुबान है, वो पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूं। और उससे कुछ रोज पहले मेरी पत्नी जो हैं, वो हम मसूरी सॉरी, मैं थोड़ी पारिवारिक बातें कर रहा हूँ आपसे। हम किसी कारणों से मसूरी जाते हैं, हम ऐसे कोई पर्यटक के तौर पर नहीं जा रहे। तो खैर एनीवे, पर्यटकों का भी स्वागत है, वो अलग बात है। तो आज से चंद रोज पहले भी मेरी पत्नी जो है वो 11:40 पर यहाँ से देहरादून से निकली थी। इनफैक्ट मेरी वो पोस्ट मैंने ट्विटर पे भी डाली, इंस्टा, फेसबुक पर, उसे मुझे लगता है लाखों लोगों ने इस पोस्ट को देखा, उससे रिलेट किया। क्योंकि हमारी धर्मपत्नी को, उन्हें मेरा ख्याल 3 घंटे 11:40 पे वो लोग यहाँ से निकले थे, और वो लोग 3 बजे के बाद मसूरी पहुंचे। तो उनको 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे लगे थे उस दिन। तो मैंने एक पोस्टर टाइप का डाला था कि दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे और देहरादून से मसूरी 3.5 घंटे। तो आप ये बताइए ना कि अगर आप 3.5 घंटे, और ये जिस तरीके से आप चल रहे हैं, इस तरह चलेंगे स्मिता, तो अगले साल तो 4 घंटा भी होगा, 4.5 घंटे भी होंगे, 5 घंटे भी होंगे। तो वाई आर यू बीइंग सो स्टूपिड एंड सो फूलिश? ये सवाल असल में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं गणेश जोशी जी के लिए। इन लोगों को ये सोचना है, भले ठीक है 6 महीने बाद में हमारे यहाँ पे चुनाव है, लेकिन वर्तमान में तो आप ही लोग यहाँ पर सत्ता पे बैठे हुए हैं ना भाई, आप ही तो आंसरेबल है पब्लिक को। तो आप कुछ तो बताएंगे, आपकी कुछ तो जवाबदेही बनेगी, आप कुछ तो बताएंगे पब्लिक को कि आपके जहन में क्या चल रहा है। और बड़ा सिंपल वे है स्मिता इसको समझने के लिए। आप ये विजुलाइज करिए कि अगर आपके पास एक पानी की बोतल है, आप उसको कल्पना कर लीजिए, एक नॉर्मल ग्लास की पानी की बोतल है, तो जब आप पानी की बोतल को भरती हैं तो नीचे तो पानी खूब आ जाता है, लेकिन ऊपर आकर के तो एक फनल इफेक्ट होता है ना,
तो ये मसूरी का यही हाल है। जब आप मसूरी एंटर करते हैं तो एसेंशली एक स्पॉट आता है, वहां से दो मेन सड़कें जाती हैं, एक यहाँ जाती है, एक सड़क यहाँ जाती है। तो आप अगर आज देहरादून में 3, 4, 5 की जगह अगर आप 20 सड़कें बना दीजिए, हमने मान लिया आपने 20 सड़क बना दी, अब आप अगर उस 20 सड़कों को बनाएंगे तो अल्टीमेटली तो आपको जाकर के उसी स्ट्रेच पर पहुंचना पड़ेगा ना जब आप मसूरी के एंटर करेंगे। इसके अलावा मसूरी में एक माल रोड है, आप मेरे हाथ को देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक माल रोड है। अब ये माल रोड तो एक ही है ना, या तो आप बोल दीजिए कि भैया हम एक न्यू मसूरी बना रहे हैं। अब मेरी लोग कई बार आलोचना भी करते हैं, लोग मुझे कहते हैं यार आप ऐसे मत बोला करो, क्योंकि जब आप बोलते हो तो इनको आइडिया मिल जाते हैं। तो अब या तो आप न्यू मसूरी बना रहे हैं, आपने जैसे नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बना दिया या दिल्ली के बाद न्यू दिल्ली बना दिया, क्या मालूम कल आप बोल दे न्यू मसूरी। और मेरे को मत भूलिएगा आपने कि मेरे ही शो पे आपने ये वाला अनुपात किया था और 5-10 साल कुछ नहीं कहा जा सकता है सर, कुछ नहीं कहा जा सकता। इतने पेनी वाइज पाउंड फुलिश लोग जो हैं इस वक्त नीतियां बना रहे हैं। अब एंड आई डोंट हैव टू टेल यू, द होल वर्ल्ड नोज कि व्हाट इज द क्लाइमेट क्राइसिस, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। बट द ओनली थिंग आई विश टू से कि जब हम इस लैंडस्केप को देख रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे दर्शक नेचुरली वो देहरादून में नहीं रहते हैं या यहाँ नहीं रहते हैं मसूरी में, तो असल में ये एक वैली है, एक जिसको हम दून वैली कहते हैं, और इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और इस वैली में, अब वैली क्या है भाई, चार तरफ है। जैसे आपका हम ड्राइंग रूम की बात करें, या हम अपने ड्राइंग रूम की बात करें, हमारी 4 दीवारें होती हैं। ऐसे दून वैली की भी 4 हमारी दीवारें हैं। एक तरफ मसूरी है, एक तरफ शिवालिक है, एक तरफ यमुना है, एक तरफ गंगा है। इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। इस वैली की ये खूबसूरती है स्मिता कि आज से लगभग 30 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है एक मिनिस्ट्री ने, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने, इसको एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव वैली भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो उसकी एक अलग हिस्ट्री, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड रही हैं। तो विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, द दून वैली इज नॉट अ करोल बाग, ये नोएडा नहीं है, ये मुजफ्फरनगर नहीं है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू मुजफ्फरनगर, सभी स्थानों का सम्मान है, मैं उसको कोई हीन भाव से नहीं बोल रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में और इवन इन उत्तराखंड इन सम प्लेसेस आपके पास बहुत सारा लैंड है, बहुत सारा पर यहाँ पर तो लैंड नहीं है ना ऐसा फैला हुआ, उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज है। तो अब आप जो भी कर रहे हैं आप इसमें कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है, और अब ये तो आप बात कर रही हैं किमाड़ी वाली सड़क की। अब असल में पर्यटकों के चक्कर में क्या हो रहा है कि आपने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना दिया, आपकी प्लानिंग इतनी कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी है, क्योंकि ये जो आपका दिल्ली देहरादून कॉरिडोर बना, ये तो 4-5 साल से बन रहा था। तो जो यहाँ की सरकार है उसको नहीं पता था कि लोग आएंगे, दुगने लोग आएंगे। ये तो आप कोई भी बता देता। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि भाई अगर आप सड़क इतना बना देंगे, आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे। तो जब ज़्यादा लोग देहरादून के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, आज बहुत बड़ा बॉटलनेक देहरादून, इस वीकेंड पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक में जाम लगे हैं। कैन यू इमेजिन? सर ऐसे में एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप ही के 2 ट्वीट्स के रेफरेंस एंड सर 2 आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे मैं। तो आप ही ने अपने ट्वीट्स में लोगों को चेतावनी दी है कि एक तो आप इन झूठे जो है क्लेम्स को यकीन ना करें कि ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कॉम्पनसेट करेगा जो पर्यावरण के लिए लॉसेस हो रहे हैं। दूसरी, आपने सीएजी के एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। कुछ सालों पहले तक सीएजी रिपोर्ट्स पर सरकार बदल जाती थी हमारी, अब तो सीएजी रिपोर्ट की कोई सुध तक नहीं लेता, जिसमें आपने कहा है कि सिर्फ barely 33% ऑफ प्लांटेशंस इन उत्तराखंड हैव सर्वाइव्ड। तो इस संदर्भ से भी हमें देखना होगा कि जब लोग आकर कह रहे हैं हम पेड़ काट रहे हैं लेकिन हम दूसरी जगह फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो दावे खोखली नजर आ रही हैं। फिर पेड़ कट गए, ये काटे जा रहे हैं। जब वो एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचे, अब ट्रैफिक आ रहा है, तो अब क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है तो भाई अब आपने जंगल से एक नई सड़क बना दी और उधर 6000 पेड़ काट दिए, ये कट रहे हैं, मतलब वो बन रहा है। अब जब वो पूरी हो जाएगी सड़क, तो अब वहां से एक सड़क और बनेगी मसूरी जाने के लिए, उसके लिए 18-20 हजार पेड़ काटे जाएंगे, उसके लिए 2 टनल बनेंगे। अब यार इस लैंडस्केप में आप क्या टनल बनाओगे 5 किलोमीटर के? तो ये जो पूरा मॉडल है स्मिता, दिस इज एज आई एम सेइंग, इट ऑफ कोर्स बिजनेस इज वेरी वेरी वाइटल, इकोनॉमी इज वेरी वेरी वाइटल, बट मसूरी की भी तो अपनी एक क्षमता है ना भाई, सभी जगहों की अपनी क्षमता है। मसूरी में आप कितना, मसूरी में आप कोई 20 मंजिल के गुड़गांव स्टाइल कोई कॉन्डोमिनियम में अपार्टमेंट थोड़ी बना सकते हैं कि यहाँ पर कल डीएलएफ अरालिया आ जाएगा या कोई गॉड एस्टेट आ जाएगा, या ये आपकी कल्पना, ये संभव ही नहीं है। सोच रहे हैं इस तरीके का, मुझे नहीं मालूम।
वापस मैं अगर आपके सवाल पर आऊं, तो जो आपने 2 मेरे ट्वीट्स का जिक्र किया, तो एक तो जो ट्रांसप्लांटेशन की कई बारी वन महकमा बात करता है, देहरादून में एक बड़ी बहुचर्चित सहस्त्रधारा रोड है, जिसमें आज से चंद वर्ष पूर्व 2000 पेड़ काटे गए थे। जब उन 2000 पेड़ों को काटा गया, उसकी लंबी हिस्ट्री हम उसमें जाएंगे, उसमें से लगभग 900 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन, उसमें हाई कोर्ट तक मामला गया, उसमें एफआरआई का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब आप ये कल्पना करिए, ये देहरादून है, ये प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर सारा वन महकमा बैठता है, एफआरआई यहाँ बैठता है, ये तो फ्लैट लैंड है, ये कोई हम पहाड़ की बात भी नहीं कर रहे, और यहाँ पर पूर्णतः फेल हुआ था ये जो ट्रांसप्लांटेशन सहस्त्रधारा रोड का। आप बताइए ना, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आकर के ट्रांसप्लांटेशन की बात नहीं करता है। धामी जी कभी आकर छाती ठोक करके उत्तराखंड की जनता को या देश की जनता को क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे राज्य ने एक मॉडल ट्रांसप्लांटेशन का स्थापित किया है? तो वो जो यहाँ से पेड़ कटे ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर, वो ग्रेवयार्ड बन गया है, वो या एक कब्रगाह बन गया है। तो ट्रांसप्लांटेशन, इसके अलावा जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, वो भी बड़ी चर्चाओं में रिपोर्ट थी। आपको उसका एक लिंक बताना चाहूंगा, आपको जहन में आएगा कि पिछले वर्ष एक रिपोर्ट आई थी कि 13 करोड़ रुपए में आईफोन खरीद लिए और ये खरीद लिया वो खरीद लिया। असल में वही वाली कैग वाली रिपोर्ट थी। तो उसमें पूरा ध्यान तो इस 13 करोड़ के कैंपा फंड के आईफोन पर चला गया, लेकिन उसका एक जो मुख्य तथ्य ये था कि जो 4 साल 19, 20, 21, 22 का जो ऑडिट कैग ने किया, उसमें सर्वाइवल रेट जो था एफॉरेस्टेशन का, वो मात्र 33 रहा, जबकि एफआरआई ने कहा कि हमारे देश में 60-65 होना चाहिए। तो ये भी देखिए, ये भी एक पब्लिक के साथ में, जैसे ग्रीन वॉशिंग हम कॉर्पोरेट्स को कहते हैं, ये ग्रीन फर्जीवाड़ा है कि आप जो है झूठ बोल रहे हैं, पेड़ों को काट देंगे, और ये इट्स अ बिग मेस, दैट्स ऑल दैट आई कैन से। एंड हम पेड़ों को नहीं काट रहे हैं, हम अपनी जड़ों को अपने स्वार्थ, अपने लालच और अपनी कमीशनबाजी के चक्कर में हम काट रहे हैं। आने वाली वर्तमान की पीढ़ियां भी भुगतेंगी और आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी इनके कृत्यों को। उत्तराखंड सदैव याद रखेगा, क्योंकि इनके कृत्य जो हैं वो बड़े गंभीर किस्म के हैं, और इनकी जितनी निंदा की जाए इसकी। अब सवाल मैं एक और आपका बोलना चाहूंगा, मुझे पता है समय कम है, लोग मुझे भी कहते हैं, पूछते हैं, और ये बड़ा वाजिब सवाल है, जबकि पूछना तो सरकार से चाहिए, लेकिन लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप समाधान बताइए। तो बहुत सारे समाधान भी बताए हैं, ऐसा नहीं कि भाई ठीक है अब ये ट्रैफिक है। तो जब तक आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप ऑनेस्टली जो आपकी कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट्स हैं आप उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। 1 अगस्त को टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्वयं एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम मसूरी में स्टार्ट किया था, लैंडौर में एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम प्रारंभ होना था। अंततः गत्वा आपको कोई ना कोई लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, ताकि हमारे यहाँ आने वाले पर्यटक, हमारे स्थानीय लोग, और हमारी वो बहनें और वो हमारे भाई और अन्य जो हजारों लोग जो कि टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, एक लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल टूरिज्म को आगे लेकर के चलते रहे। आप पैसा भी बनाइए, आप थोड़ा हाई वैल्यू की तरफ जाइए, लेकिन ये जो जिस किस्म का जो अभी जो मॉडल है, ये घातक है। मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूँ, और ये विशेष तौर पर जो पेड़ों को काट करके जो इकोलॉजिकल उत्तराखंड में ये इस पर जितनी चिंता व्यक्त की जाए, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, इस पर जितना रोक लगाने की मांग की जाए, उतना ही कम रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चिंताजनक यहाँ पर पहलू हैं और तमाम बिंदुओं पर जो है रोशनी डालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी, हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।